हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। मैं हूँ संजू कुशवाहा, आपको ऋषिकेश एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते आज का चैप्टर 2 जय प्रक्रम का चैप्टर 2 यानी रेस्पिरेशन चैप्टर, श्वसन चैप्टर के अंतर्गत। इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं श्वसन क्या होता और श्वसन क्यों जरूरी है और श्वसन के अंतर्गत क्या क्या चीज आता और श्वसन कितने प्रकार का होता। श्वसन 2 प्रकार का होता बताए थे, वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। दोनों में अंतर यानी डिफरेंस भी बता चुके हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या था 5 नंबर के लिए, ठीक। तो आगे चलते अगला टॉपिक है पादपों में श्वसन कैसे होता है, प्लांट्स में श्वसन कैसे होता है। और प्लांट में श्वसन जैसे अपना लोग सांस लेते, सांस लेते सांस छोड़ते, वही ऑक्सीजन जाता हमारे फेफड़ा के अंदर और फेफड़ा के द्वारा क्या होता हमारे सेल्स तक पहुंचता है, ठीक। क्या इसी प्रकार से पौधा में भी होता है। और पौधा में सांस लेता है तो लेता कैसे, किसके मदद से लेता, तो यही चलते आगे पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीव में श्वसन कैसे होता। एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब जैसे अमीबा हो गया, बस 2 ही चीज पढ़ना, अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। अमीबा पैरामीशियम में रेस्पिरेशन कैसे होता, श्वसन कैसे होता। आगे पढ़ेंगे जीवों में श्वसन अंग यानी श्वसन करने वाला जितना भी ऑर्गन होता, रेस्पिरेशन करने वाला जितना भी अंग होता उसी के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक। तो मुख्यतः ये इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अगला टॉपिक यानी पौधे में श्वसन कैसे होता। चलिए मान लीजिए एक प्रकार का ये प्लांट है, ठीक। और इसका ये जड़ रहा, चलिए ये इसका पूरा का पूरा लेफ रहा, ठीक। चलिए सबसे पहले कहेंगे क्या अपना लोग जब भी सांस लेते, सांस किसकी मदद से लेते, नाक की मदद से लेते। हम ये नहीं बोल रहे रेस्पिरेशन हम करते हैं नाक की मदद से, लेकिन सांस तो हवा किसके द्वारा लेते, नाक से लेते और मुंह से लेते हैं, ठीक। और विंड पाइप के द्वारा कहाँ जाता है तो लंग्स में जाता। इसी तरह से इसमें होता है, कहेंगे इसमें पादप में श्वसन अंग कौन होता है, प्लांट में कौन कौन श्वसन यानी कि किस किस अंग की मदद से वायु जाता है, ठीक। ये वायु जाने का रास्ता, हवा जाने का रास्ता कौन कौन है। एक नंबर सबसे पहले तो पता होगा पत्ती के द्वारा। अब देखते हैं पत्ती के द्वारा कैसे जाता। पत्ती के द्वारा करने का मतलब जब इसी पत्ती को जूम किया जाए, ये लिए अच्छा पूरा नहीं कट रहा, चलिए इसको इधर पत्ती बना रहे, ये रहा पत्ती, ठीक। और इसमें अगर छोटा छोटा देखे जाए तो स्पोर रहता, नहीं छोटा छोटा छिद्र रहता। इसी छोटा छोटा छिद्र को क्या बोला जाता, एस्टोमाटा बोला जाता, ठीक। इस छोटा छोटा छिद्र को एस्टोमाटा, जिसको बोला जाता रंध्र हिंदी में, ठीक। तो कहेंगे पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है, एस्टोमाटा बोला जाता है। अब इसी तरह से तना जो इस तना में भी छोटा छोटा छिद्र होता है। जैसे आप इसको देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए जब तना को काटा जाता है, बेंच कुर्सी टेबल वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि छोटा छोटा कण अगर इसमें सुई चुभाएंगे चुभ जाएगा, कहीं ना कहीं एक तरह से छिद्र रहता होगा। इसमें भी एक छोटा छोटा छिद्र रहता है जिसको क्या बोला जाता है, बात रंध्र बोला जाता, इसको बात रंध्र बोला जाता, ठीक। यानी कहेंगे तना में कौन सा छिद्र रहता है जिसको क्या बोला जाता है, बात रंध्र बोला जाता है। और पत्ती में जो छिद्र रहता है उसको रंध्र बोला जाता। और इसी तरह से इसमें भी छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक। जड़ में भी कहेंगे छोटा छोटा छिद्र होता है। कभी आप जड़ का सबसे लास्ट वाला टिप पॉइंट जो होता है, शीर्ष वाला पॉइंट काट के देखिएगा, उसमें ऐसा लगेगा छोटा छोटा, जैसे रहता है केस नली, जानते नहीं, केस नली कहने का बाल जितना पतला होता है उसी तरह से एक पतला नली रहता है जिसको केस नली बोला जाता है। सेम उसी तरह से इसमें एक नली रहता है जिसको मूल रोम बोला जाता, मूल रोम। तो इतना समझ में आ गया। कहेंगे नहीं जड़ में भी छोटा छिद्र होता, तना में भी छोटा छोटा छिद्र होता और पत्ती में भी छोटा छोटा छिद्र होता। और इसी की सहायता से क्या करता है, वायुमंडल में जितना भी हवा रहता यानी वायुमंडलीय हवा को क्या करता, या तो पत्ती के द्वारा लेगा, और पत्ती में क्या चीज रहता है, एस्टोमाटा के द्वारा लेगा, या तो तना में जो भी छोटा छोटा छिद्र रहता है बातरंध्र के द्वारा लेगा, या तो मिट्टी में यानी जड़ में जो छोटा छोटा छिद्र रहता है उसी से लेगा यानी मूल रोम के द्वारा लेगा, ठीक। तो इतना समझ गए। अब लेकिन ये वायु लेगा तो फिर लेकर क्या करेगा, अब थोड़ा इसको पहले समझते हैं। यानी पत्ती में जो छोटा छिद्र रहता है जिसको रंध्र बोला जाता, और इसको जब जूम किया जाता तब क्या देखेगा, इसको जब जूम किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से, जैसे 2 किडनी होता है, 2 किडनी के समान,
ये रहा, यही जब इसको जूम करेंगे तो इस प्रकार से संरचना दिखेगा, ठीक। और बीच वाला ये जो है ये ओपन, यानी मान लीजिए ये रहा, ठीक। इसको अगर इस तरह से करेंगे तो ओपन हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक। इसी तरह समझते, ये दोनों किडनी जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है गार्ड सेल। कहेंगे गार्ड सेल किसको बोला जाता है? यही जो ये पूरा रंध्र वाला हुआ, रंध्र ओपनिंग हुआ, ठीक। ये रंध्र हुआ, इसको क्या बोला जाता? गार्ड सेल बोला जाता, ठीक। अब इसी के आसपास, इसी के आसपास जो रहेगा उसको सहायक कोशिका बोला जाएगा, हेल्पर सेल बोला जाएगा, ठीक। इतना पहले समझते हैं। कहेंगे ये जब बीच में जब ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है? जब होता है क्या, इसमें जब पानी जाता है, ठीक। इसमें जब पानी जाएगा तो फिर क्या होगा, इसमें ये जब पानी जाएगा कहीं ना कहीं ये गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल ये क्या होगा, फूलेगा कहीं ना कहीं। ये फूलेगा तब क्या होगा, अगर इसमें पानी अंदर जाएगा तो ये गार्ड सेल क्या होगा, फूलेगा। जब ये फूलेगा तो ये जो रंध्र होता है ये पूरा का पूरा खुलता है, ठीक। कहेंगे जब भी इसके अंदर पानी जाएगा तो ये वाला पोर्शन फूलेगा। जब ये फूलेगा थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ओपन होना स्टार्ट होता है। जब ये ओपन होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर से जितना भी हवा रहता, यानी हवा रहता है, या तो प्रकाश संश्लेषण में बताए थे जल भी उत्पन्न होता है, यानी जल का भी निर्माण होता। जल जो बच जाता है उसको बाहर एक्सक्रिएट करने के लिए कौन होता, यही रंध्र ओपनिंग होता है, ठीक। यही दरवाजा, मेन दरवाजा हुआ, ठीक। आगे कहेंगे बंद कब होता, रात में अक्सर बंद हो जाता है, ठीक। अब ये होता है क्या, इसमें से जितना भी जल रहता है इसमें से जल निकलता है, ठीक है। जब जल निकल जाएगा तो क्या होगा, कोई भी सेल सिकुड़ेगा। जैसे मान लीजिए किशमिश, क्या किशमिश को जब पानी में भिगोते धीरे धीरे क्या होता है, उसका सेल्स फूल जाता है। लेकिन उसी को जब धूप में रखा जाए तब फिर क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये खुल जाता, सॉरी बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाएगा तब फिर क्या होगा, बाहर निकलना, यानी ये पूरा का पूरा यही रंध्र पूरा क्लोज हो जाता है, ठीक। जब क्लोज हो जाएगा तो क्या कोई भी चीज बाहर निकल पाएगा, ना ही जल निकल पाएगा, ना ही कोई भी गैसेस निकल पाएगा, ठीक। तो इतना समझ गए। तो कहेंगे ये जो होता है ये कौन डिपेंड करता, कौन ये करता है, संरक्षण करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल करता है। लेकिन ओपन और बंद होना, यानी ये खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है, मान लीजिए इस तरह से करे तो इस पर डिपेंड कर रहा है ना। इसी तरह से गार्ड कोशिका के लास्ट वाले इस वाले पोर्शन को बोला जाता है स्फीति। बहुत बार पूछा जाता है, कहेंगे गार्ड यानी जो भी रंध्र होता है, रंध्र को खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो स्फीति पर निर्भर करता है, ठीक। और गार्ड और क्या कहते हैं, रंध्र को संरक्षण करने का काम कौन करता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करवाता है, तो गार्ड सेल करवाता है, ठीक। और इसको कहेंगे प्रोटेक्ट कौन करवाता है, तो ये सब सेल, हेल्पर सेल जिसको बोला जाता है, ये सब सेल करवाता है। मुख्यतः रंध्र का इतना है। और कहेंगे रंध्र का काम क्या हुआ था, जितना भी गैसेस है ये गैसेस को अंदर लेता। और जब भी प्रकाश संश्लेषण के टाइम में क्या H2O का निर्माण हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा H2O का मतलब निर्माण नहीं हो रहा था, बच जा रहा था, ठीक। अब बच जाएगा तो क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, ये गैस को अंदर करने के लिए और जल को बाहर निकालने के लिए, ठीक। और कहेंगे गैस को बाहर निकालने के लिए भी जिम्मेवार होता है। कहेंगे क्या, गैस को आदान प्रदान करने के लिए कौन तैयार रहता, ये स्टोमाटा रहता। और कहेंगे क्या जल को आदान प्रदान करता, आदान प्रदान करने का मतलब एक्सचेंज, अंदर भी करेगा और बाहर भी करेगा। लेकिन ये गैस सिर्फ अंदर बाहर कर रहा, क्या H2O अंदर बाहर कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। सिर्फ जो प्रकाश संश्लेषण के बाद एक्सेस जो जल बच जाता है उसको सिर्फ बाहर करता है। कभी देखिए मान लीजिए यहाँ पर पानी आ गया, बारिश का पानी अगर पत्ती पे अटक जाए, क्या वो अंदर जाता है, तो बिल्कुल नहीं जाता। सिर्फ ये जल को बाहर निकालता, ना कि अंदर करता। कहेंगे सिर्फ जल को बाहर निकालने में मदद करता और गैसों को अंदर बाहर दोनों करता, यानी गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज करने में मदद करता। इतना हो गया, चलिए आगे समझते हैं। बस रंध्र में इतना ही याद रखना, रंध्र का काम क्या होता है, तो वायु को आदान प्रदान करना या वाष्पोत्सर्जन के टाइम में जल को बाहर निकालना, ठीक। चलिए अब चलते, ये तना में जो रहता, थोड़ा इसको लिख देते। ये रहा रंध्र, और कहेंगे रंध्र में क्या होता, यानी पत्ती में जो छोटा छोटा स्पोर रहता है, छोटा छोटा छिद्र रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, ठीक, रंध्र कहते हैं। अब कहेंगे रंध्र के चारों तरफ एक बताए थे सेल होता है, जिसको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल बोला जाता है।
या रंध्र को रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले वाले कोशिका को गार्ड सेल या तो संरक्षी सेल उसी को बोला जाता, कोशिका को गार्ड सेल्स, या इसी को क्या बोला जाता, या इसी को हिंदी में बोला जाता संरक्षी, संरक्षी कोशिका, संरक्षी कोशिका कहा जाता है। यहाँ तक हो गया। आप कहेंगे इसको रंध्र को बंद होना और खुलना किस पर डिपेंड करता है, तो स्फीति पर निर्भर करता। ठीक, इसको भी लिखना। रंध्र को खुलना तथा बंद होना, रंध्र को खुलना तथा बंद होना, बंद होना स्फीति पर, स्फीति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इतना हो गया, आगे चलते हैं। अब कहेंगे ये कब बंद होता है और कब खुलता है। बताए थे जब भी इसके अंदर, यानी जब ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर जब जल जाएगा तो क्या होगा, ये फूलेगा। कोई भी सेल्स के अंदर जब पानी जाएगा तो फूलेगा, जब ये फूलेगा तब क्या होगा, ये खुलेगा, ओपन होगा। तो यही कहेंगे जब सेल्स के अंदर, या तो रंध्र ही लिखते हैं, जब रंध्र के अंदर या रंध्र के कोशिका में, कोशिका में जल जाता है तो इसका कोशिका, तो इसका कोशिका फूल जाता है, फूल जाता है। और इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में, इस अवस्था में रंध्र खुल जाता, रंध्र खुल जाता, खुल जाता। बस इसी का अपोजिट अगला लिख लेंगे क्या, जब ये जल इसके बाहर निकलता है तो फिर क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, ये जो कोशिका ये सिकुड़ जाता है, जिसके कारण ये पूरा क्लोज हो जाता है। ठीक, आगे अब लिखते हैं। अब रंध्र का कार्य, ये रंध्र का कार्य क्या, इसका फंक्शन क्या। तो सबसे पहले क्या बताए थे, ये गैसों का, ये गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करता, करने में मदद करता, क्योंकि ये गैसों का अंदर भी करता है और बाहर भी करता है, इसीलिए इसको आदान प्रदान लिखे। ठीक, और दूसरा क्या लिखेंगे, ये जल को बाहर करने में, या तो जल को वाष्पोत्सर्जन की सहायता से बाहर करने में मदद करता, मदद करता। बाकी बात इसका बस इतना ही काम रहा। ठीक, कहेंगे ये गैसों का आदान प्रदान करता है और जल को बाहर करता है, या तो डायरेक्ट कहेगा, कभी गैसों को क्या ऑप्शन में देगा, गैसों को अंदर करता, गैसों का बाहर करता, या जल को अंदर करता या जल को बाहर करता। तो इस तरह से समझ जाइएगा, इसका मतलब हुआ जल को अंदर और बाहर दोनों करना। ठीक, अब आगे समझते हैं। चलिए अब बात रंध्र के बारे में समझते हैं। यानी तना में जो छोटा छोटा स्पोर रहता है उसी को क्या बोला जाता है, बात रंध्र। अब यहाँ से समझते हैं, ये जो जितना भी यहाँ से तना रहता है, ये तना होगा और ये क्या हो गया, पत्ती हो गई। क्या तना और पत्ती हमारे इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के संपर्क में आना, पर्यावरण के संपर्क में होने के कारण ये गैसों को जब लेगा तो विसरण प्रक्रिया की मदद से लेगा। ठीक, तो कहेंगे विसरण प्रक्रिया, विसरण प्रक्रिया नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा ये समझ कहेगा विसरण क्या होता, प्रासरण क्या होता। जो भी हमारे वायुमंडल के संपर्क से लेता होगा उसी को क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। लेकिन वही जब बीच में कोई सेल्स आ जाता होगा, जब बीच में कोई सेल्स आके जब उसको छन के देगा या बहुत सारा प्रोडक्ट करके देगा, तब उसी को क्या कहेंगे, प्रासरण कहेंगे। ठीक, क्या ये डायरेक्ट ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विसरण। तो कहेंगे जब भी ये क्या करेगा, पत्ती से या तो तना से लेगा तो किसके मदद से लेगा, विसरण प्रक्रिया की मदद से लेगा। लेकिन जब ये जड़ से लेगा तो जड़ से लेगा तो कैसे लेगा, जैसे भी हम देखते हैं, जैसे मिट्टी में क्या होता है, पानी अब्जॉर्ब रहता है, यानी पानी का क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा, जिसको भूमिगत जल बोला जाता है। ठीक, अब भूमिगत जल से अब धीरे धीरे यही मूलरोम के द्वारा क्या करता है, धीरे धीरे खींचता है,
ठीक। अब धीरे धीरे खींचेगा तो कहीं ना कहीं धरती वाला पानी खींचेगा, ठीक। तो कहेंगे क्या ये हमारे वायुमंडल के संपर्क में है? तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कहेंगे जब यहाँ से ये वायु लेगा किसके मदद से लेगा? परासरण की मदद से लेगा, परासरण की मदद से लेगा, ठीक। चलिए अब आगे समझते हैं। अब कहेंगे ये दिन में क्या करता? जब हम लोग तो क्या हम लोग दिन रात दोनों अवशोषण यानी सॉरी क्या कहते हैं रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन क्या पौधा दिन रात दोनों करता है? तो बिल्कुल पौधा दिन रात दोनों करता है, लेकिन कहेगा क्या प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण दिन में करता है या रात में करता है? सिर्फ दिन में करता है, क्योंकि उसको क्या होता है सनलाइट की आवश्यकता होता है। लेकिन क्या रेस्पिरेशन में ऐसा कुछ है? तो इसीलिए कहेंगे रेस्पिरेशन भी क्या करता है ये पौधा? दिन रात हमेशा करता। चलिए अगर दिन में करेगा तो क्या होगा और रात में करेगा तो फिर क्या होगा? मान लीजिए अगर दिन में करे तो क्या होगा? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण का लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का कुछ इस प्रकार से हम बताए थे, सनलाइट, क्लोरोफिल, और क्या बन रहा था? ग्लूकोज और H2 और O2, ठीक। इतना बन रहा था। लेकिन ये दिन की प्रक्रिया, दिन की अवस्था में कहेंगे दिन में भी होता और रात में भी होता। जब दिन में होगा तब क्या होगा? मान लीजिए दिन में क्या प्रकाश संश्लेषण भी होता। जब ये प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या करेगा? जब ये CO2 को भी लेगा और H2O को भी लेगा, ये सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, जिसमें क्या निर्माण हो रहा? ग्लूकोज निर्माण हो रहा, ठीक। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है क्या इसको बाहर मुक्त कर रहा है ना, ठीक। लेकिन वही जब रात में होगा तब क्या होगा? रात वाला थोड़ा समझते कि आप लोग सुने ना, जैसे रात में क्या करता है पौधा CO2 छोड़ता, मतलब पौधा CO2 छोड़ता और ऑक्सीजन लेता, तो वही अभी समझाएंगे कैसे करेगा। अब ये पहले सुन, अगर कहेंगे दिन में करेगा क्या ये सनलाइट की आवश्यकता था ना, सनलाइट के कारण ये पूरा का पूरा प्रक्रिया कर रहा था। लेकिन वही जब रात में करेगा क्या ये सनलाइट रहेगा? ये सनलाइट नहीं रहेगा तो क्या रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा? और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा तो फिर ये ऑक्सीजन का निर्माण होगा? ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। और जब ये ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा तो क्या ऑक्सीजन ये छोड़ेगा? मान लीजिए ये थोड़ा सा रेस्पिरेशन का भी लिखते हैं, यानी ये शोषण का समीकरण रहा। शोषण का समीकरण, शोषण का समीकरण में क्या बताया? तो यही ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में एंजाइम की सहायता से CO2 और H2 और एनर्जी देता, ऊर्जा देता, ठीक। अब देखते हैं जब ये रात में करेगा तो क्या करेगा। अब जब ये रात में करेगा तो ऑक्सीजन तो यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो हो नहीं रहा। जब ये रात में क्या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा? दिन में भी छोड़ेगा। अगर मान लीजिए ये दिन में छोड़ रहा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज यहाँ पर हो रहा, यानी ये दिन में जब ये शोषण दिन में भी हो रहा, अगर ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है प्रकाश संश्लेषण में इसका यूज हो जा रहा, मुख्यतः तब बच कौन रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन बच रहा है, ये ऑक्सीजन को ये बाहर मुक्त कर रहा। लेकिन वही जब रात में होगा तो रात में क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रहा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा तो ये CO2 का क्या यूज होगा? CO2 का यूज नहीं होगा। अगर यही CO2 का नहीं यूज होने के कारण क्या होगा फिर? मतलब ये CO2 का यूज नहीं होने के कारण पौधा अपने शरीर से क्या करता? बाहर मुक्त कर देता CO2। यानी रात में कैसे CO2 मुक्त करता है ये समझ में आया? फिर से एक बार समझिएगा। मान लीजिए दिन में, ठीक है, दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। अगर ये दिन में CO2 का निर्माण हो रहा तो ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण के टाइम में यूज कर लेगा, ठीक। लेकिन यही जब रात में होगा क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही नहीं हो रहा तो क्या ये CO2 का यूज होगा? CO2 का यूज नहीं होने के कारण ये क्या करता? बाहर मुक्त कर देता। इसीलिए बोला जाता है रात में पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता और ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ये थोड़ा बहुत ही ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, ठीक है, अपना लोग की तरह नहीं करता। अब लेकिन बहुत सारा पौधा ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन बहुत कम ग्रहण करता और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता, ऑक्सीजन बहुत कम ग्रहण करता, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ता बहुत ज्यादा। जैसे जिस पौधा को पूजा जैसे किया जाता है, जैसे हो गया तुलसी, हो गया पीपल, हो गया बरगद, हो गया नीम, हो गया, ये सब को पूजा किया जाता है। इसीलिए हम लोग के साइंटिफिक रीजन से इसलिए पूजा ही किया जाता है, ठीक, ताकि उसको बचा के रखें। तो इतना समझ में आ गया होगा कैसे दिन में। तो कहेंगे क्या जो पौधा होता है दिन में कौन सा गैस मुक्त करता? ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। लेकिन रात में कौन सा गैस मुक्त करता? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, ठीक।
चलिए आगे अब समझते हैं। तो पौधा का कहेंगे दिन रात दोनों में मतलब हमेशा शोषण होता, लेकिन वही कहेंगे शोषण होता तो फिर कैसे होता है ये पूरा समझ में आ गया। और कहेंगे कितने अवस्था में होता है, 2 अवस्था में होता है, दिन और रात दोनों। चलिए आगे आप समझते हैं एक कोशिका जीव में शोषण कैसे होता है। एक कोशिका जीव में शोषण करने का मतलब जितना भी अमीबा पैरामीशियम, ये सब अमीबा पैरामीशियम है, ये रहा अमीबा, और इस तरह से पैरामीशियम होता है। ठीक, ये पैरामीशियम रहा। ये सब कहेगा शोषण कैसे करता, तो विसरण प्रक्रिया की मदद से करता। बस एक लाइन लिख देना, ये शोषण कैसे करता, तो विसरण प्रक्रिया की मदद से शोषण की प्रक्रिया करता। अब आगे चलते हैं, शोषण में यानी जीवों में शोषणांग कौन कौन होता। चलिए सबसे पहले समझते हैं जीवों में शोषणांग। एक नंबर में तो फेफड़ा तो जानते हैं, फेफड़ा के द्वारा क्या करते हैं हम लोग शोषण करते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुने होंगे जो भी छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा रहता है जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, जैसे चींटी हो गया, जितना भी तिलचट्टा वगैरह आता है, जितना भी कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर ये सब हो गया, ये सब कहेंगे किसके सहायता से लेता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया की मदद से लेता है, जिसको श्वास नली बोला जाता। ठीक, तो कहेंगे छोटा मोटा जो मच्छर मक्खी होता है यानी कीड़ा मकोड़ा रहता है किसके सहायता से लेता है, ट्रेकिया की मदद से। यानी ये भी एक प्रकार का शोषण अंग हो गया। कभी जलीय जीव को देखें, कहेंगे जलीय जीव किसके द्वारा लेता है, गिल्स, या इसी को बोला जाता है गलफरा। गलफरा, तो कहेंगे जलीय जीव गलफरा की मदद से लेते। आगे चलते, कुछ जीव ऐसा भी होता है जो स्किन की सहायता से लेता है। ठीक, यानी त्वचा की सहायता से लेता। तो कहेंगे कुछ, अब कौन कौन जीव होता है वही बताएंगे आगे। ठीक, तो कुछ जीव ऐसा भी होता है जो कि स्किन की सहायता से लेता है। कहेंगे जीवों में शोषण अंग कौन कौन, शोषण करने वाला कौन कौन अंग है। मुख्यतः फेफड़ा, जैसे स्तनधारी मैमल्स के लिए फेफड़ा, आगे ट्रेकिया, गिल्स और स्किन, ये चारों का चारों क्या शोषण अंग। अब चलते फेफड़ा में लास्ट में चलेंगे, ट्रेकिया। फेफड़ा कहेंगे फेफड़ा के द्वारा कौन करता, तो स्तनधारी करता। स्तनधारी जितना भी मैमल्स आता है इसी के अंतर्गत आता। और कहेंगे ट्रेकिया के द्वारा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितना भी आता, आर्थ्रोपोडा जितना भी कीड़ा मकोड़ा होगा ये सब आ जाएगा। और कहेंगे गिल्स के द्वारा कौन करता, तो गिल्स के द्वारा कहेंगे जलीय जीव करता। जलीय जीव किसके द्वारा करता, तो गिल्स के द्वारा करता। अब कहेंगे स्किन के द्वारा कौन करता, जैसे जिसको क्या बोला जाता है, केचुआ। केचुआ कहेंगे स्किन के द्वारा करता। मेढक, लेकिन मेढक 3 अवस्था में करता, 3 स्टेज में शोषण करता। ठीक, तो कैसे कैसे करता यही समझना। चलिए अब ये कहेंगे मेढक का 3 अवस्था होता है। ठीक, अब ये कैसे कैसे करता है, मेढक का 3 अवस्था होता। जब ये छोटा मेढक रहता है, जब ये जन्म लेता है उसको टेडपोल बोला जाता है। ठीक, टेडपोल। ठीक, टेडपोल उसी को बोला जाता, मतलब छोटा छोटा मतलब मेढक का जो बच्चा होता, मेढक का जो बचपना अवस्था रहता है उसको टेडपोल बोला जाता है। और ये कहाँ में रहता है, पानी में रहता है। और जो पानी में रहने वाले जीव किसके द्वारा सांस लेगा, गिल्स के द्वारा लेगा। ठीक, आगे कहेंगे जब ये वयस्क होता, जब छोटा सा जब ये बढ़ता तो हमारे साथ जो खेलता फिरते रहता, जब वो भूमि पर आता, यानी जो भूमि पर आता तो उसको वयस्क बोला जाता, वयस्क मेढक। कहेंगे तब ये किसके सहायता से सांस लेगा, लंग्स की सहायता से लेगा, फेफड़ा की सहायता से। ठीक, आगे कहेंगे जब ये भूमिगत हो जाता, भूमि के अंदर चला जाता, जब ये ठंडा के महीने में क्या भूमिगत यानी भूमि के अंदर चला जाता, तो उस टाइम किससे सांस लेता, तो स्किन की सहायता से, त्वचा की सहायता से सांस लेता। ठीक, अब ये आश्चर्य वाला बात है कि त्वचा की सहायता से लेता कैसे। कभी मेढक को देखिए होइएगा, छूने के बाद ऐसा लगेगा चिपचिपा, जैसे मान लीजिए कोई भी वहाँ पर रखेंगे पूरा फिसल के चला जाएगा, फिसल के निकल जाएगा। वो पूरा म्यूकस का मेम्ब्रेन रहता है। ठीक, वो पूरा नम होने के कारण, मुलायम होने के कारण क्या होता है, ये त्वचा के द्वारा भी सांस ले सकता है। इसी तरह से जैसे केचुआ को देखिए, पकड़ने के बाद ऐसा लगता नहीं कि यहाँ से फिसल के निकल जाएगा, जैसे चौमिन की तरह। सॉरी, थोड़ा और लगेगा चौमिन खाइएगा तो नहीं कहेंगे
क्या बता रहे थे, यानी स्किन की सहायता से लेता कैसे, यानी स्किन क्या होता है, पूरा का पूरा स्मूथ होता है, जिसके कारण क्या होता है, मुलायम के कारण इसके अंदर हवा चला जाता है। ठीक, तो बस इतना ही अवस्था याद रखना। आगे कहेंगे ये कैसे लेता होगा, जब कीड़ा मकोड़ा जब ट्रेकिया की सहायता से, श्वास नली जिसको बोला जाता है, ट्रेकिया या श्वास नली की सहायता से कैसे श्वसन की प्रक्रिया करता होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फिगर बनाते तब समझ में आ जाएगा। चलिए ये रहा, बनेगा कैसे अब, चलिए अच्छा बन जाए तो पकोड़ा बनेगा इसका। और इसमें कितना पैर रहता, 6 पैर रहता। ठीक, इस प्रकार से इसी के अंदर क्या रहता है, कोष्ठ जैसी संरचना रहता है। ठीक, ये रहा। और यहाँ पर कहेंगे इसका पंख किसका बना होता, क्यूटिकल का बना होता। ठीक, और इसका भी शरीर क्यूटिकल का ही बना होता। हार्ड कभी छुइएगा तो हार्ड लगेगा। ठीक है, किसके कारण, तो क्यूटिकल के कारण। अब इसी के बीच बीच में क्या होता है, इस प्रकार से स्पोर रहता है, छोटा छोटा छिद्र रहता है। तो उसी छोटा छोटा छिद्र को क्या बोला जाता, यही श्वास नली यानी रंध्र बोला जाता, ट्रेकिया रंध्र बोला जाता। ठीक, श्वास रंध्र जिसको बोला जाता। अब कहेंगे लेता कैसे, कभी मक्खी मच्छर को मार के देखे, अगर उसका अगर कलर, ब्लड का कलर कैसा रहता, तो उजला रहता। ऐसे अगर कभी लाल दिखे तो हम लोग का ब्लड रहता। ठीक, हम लोग से चूस के लेके चला जाता, तो वही ब्लड रहता। लेकिन अगर प्रॉपर अगर कहा जाए मक्खी मच्छर या कीड़ा मकोड़ा का ब्लड कैसा रहता, तो व्हाइट रहता। किसके कारण रहता, तो हीमोलिम्फिक पिगमेंट होता। हीमोलिम्फ, या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन नहीं रहने के कारण इसका कलर कैसा होता, व्हाइट रहता। ठीक, अब थोड़ा समझते हैं। जब ये वायु इसी श्वास यानी कि इस नली के द्वारा, इस छिद्र के द्वारा इसमें वायु जाएगा, मान लीजिए सभी जा सकता है, CO2 जा सकता है, O2 जा सकता है। ठीक, ये रहा O2। अब इसके अंदर जब O2 जाएगा तो इसको कभी छू के देखिएगा, ऐसे लगेगा गद्देदार चीज है। ठीक, तो इसी के अंदर पूरा का पूरा जाके वायु भर जाता। अब वायु भर जाएगा जस्ट इसी के निकट, क्या हम लोग जस्ट त्वचा के निकट ब्लड है नहीं है, लेकिन इसके क्या होता, अपना लोग ब्लड वेसल्स में रहता ब्लड। ठीक, लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता, नस वगैरह नहीं पाया जाता। इसी के जस्ट नीचे कौन रहता, ब्लड रहता। अब ये ब्लड में क्या मिल जाएगा, अपना लोग में मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, तब ना ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, आगे बताएंगे। यही हीमोग्लोबिन लेके जाता है कोई भी गैसेस का। लेकिन क्या इसमें कोई हीमोग्लोबिन वगैरह है, हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण क्या करता है, इसी के जस्ट नीचे कौन है, तरल संयोजी ऊतक यानी ब्लड। अब इसी ब्लड में ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहेगा, तो यही क्रिया हो जाएगा। क्या इसमें CO2 या तो O2 को कैरी करने की आवश्यकता है, क्या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल नहीं। बस इसी तरह से तो कहेंगे एक तरफ जो होता है ये जो रंध्र होता है जिसको श्वास नली बोला जाता है, एक तरफ क्या होता है, टिश्यू से कनेक्ट होता है यानी ब्लड से कनेक्ट रहता है, और दूसरी तरफ किससे कनेक्ट रहता है, वायुमंडल से कनेक्ट रहता है। ठीक, तो बस इतना ही समझना, एक श्वास नली के द्वारा, श्वास रंध्र के द्वारा वायु अंदर जाता है, और वायु इस प्रकार से क्या होता है, गद्देदार होता है, वायु युक्त कोष्ठक रहता। और इसी के जस्ट निकट कौन रहता, ब्लड रहता। ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण ये CO2 या O2 को कैरी नहीं कर पाता, और कैरी इसी के जस्ट निकट माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण रेस्पिरेशन हो जाता है, एनर्जी मिल जाता। और एनर्जी जब मिलेगा तो ये CO2 का निर्माण होगा, बस इसी छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या ये सभी भाग में कैरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, तो मुख्यतः ट्रेकिया के द्वारा ऐसा ही शोषण होता। चलिए अब चलते, अब कहेंगे मछली में शोषण कैसे होता। मछली में बताते हैं जलीय जीव में किसके द्वारा शोषण होता, तो गिल्स के द्वारा शोषण होता। इसको बनाते कैसे रहता, ये रहा मछली। तो इसका मुंह कैसे दे, चलिए इसका मुंह ये रहा, और यहीं पर क्या पाया जाता है, एक आंख पाया जाता,
और आँख के जस्ट निकट यहाँ पर इस तरह से, जिसको बोला जाता है गिल्स। इसमें गिल्स लैमेला रहता है इस प्रकार से, ठीक। ये पूरा का पूरा, इसको पपले बोला जाता है, पत्ती बोला जाता है, जो भी कुछ हो, ठीक। ये रहा पूरा मछली रहा, ठीक। अब ये कहीं इसमें कैसे शोषण करता होगा। ये जो गिल्स है ना, ये गिल्स कहेगा कहाँ में रहता, ये गलफड़ा, एक इधर रहता है और एक इधर रहता है। जो कभी खरीदने जाते हैं उसको उल्टा के दिखाता है। ये जब ज्यादा लाल रहता है तो वो कुछ ज्यादा मतलब क्विकली रहता है, तुरंत टटका रहता है, ठीक। अगर वही ज्यादा मतलब पूरा सूखा हुआ रहता है, सिकुड़ जाता है, तब वही क्या उसको बोला जाता है, मृत मछली बोला जाता है। ताजा मछली का पहचान क्या, ये पूरा का पूरा रेड रहता है, ठीक। चलिए समझते। ये रहा मुख गुहा, ग्रासनी जिसको बोला जाता है, ठीक। अब ये मुख गुहा के द्वारा क्या होगा, पानी लेगा। अब ये जब मुख गुहा के द्वारा जब ये पानी लेता, जब ये मुख गुहा के द्वारा पानी लेगा तो क्या करेगा, तो ये पानी को कहाँ भेजेगा, ये गिल्स में भेजेगा, ठीक। और गिल्स का काम है ये पानी में से सिर्फ ऑक्सीजन ले लेता, हाइड्रोजन ये पूरा का पूरा छोड़ देगा। ऑक्सीजन लेके इस ब्लड वेसल्स में, इसी के समीप क्या होता है, ब्लड वेसल्स रहता, रक्त वाहिनी रहता। और रक्त वाहिनी में क्या करेगा, ये पूरा ऑक्सीजन जाके छोड़ देगा। अब ये ऑक्सीजन रक्त वाहिनी में इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण क्या होता है, कैरी करने की क्षमता होता है। अब ये ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएगा, अपने कोशिका में ले जाएगा। जब ये अपने कोशिका में ले जाएगा तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगा, और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जब हो जाएगा फिर CO2 का निर्माण होगा। फिर ये CO2 क्या करेगा, हीमोग्लोबिन इससे रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके फिर क्या करेगा, इसी गिल्स में पहुंचा देगा। और गिल्स की मदद से फिर क्या करेगा, गिल्स में पानी तो रहता ही है, और पानी की सहायता से फिर शरीर से बाहर निकाल देता। बस इसी प्रकार से क्या होता, मछली में शोषण होता। वो कहता मछली में शोषण बस इतना ही लिखना। या तो कहेगा गिल्स के द्वारा शोषण कैसे होता, और कहेगा गिल्स की संख्या कितना होता है, तो एक जोड़ी होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो आँख के जस्ट पीछे पाया जाता है, ठीक। बस इतना याद रखना, पूरा हो जाएगा। यानी गिल्स के द्वारा शोषण भी पढ़ लिए, ट्रैकिया के द्वारा शोषण भी पढ़ लिए, स्किन के द्वारा शोषण भी पढ़ लिए। अब एक टॉपिक बचा हुआ, फेफड़ा के द्वारा कैसे शोषण होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, और चलेंगे मानव में शोषण। यानी फेफड़ा जब पूरा पढ़ेंगे तो मानव में शोषण की प्रक्रिया कैसे होता है, या मानव में जो फेफड़ा में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। तो यही सब पूरा अगला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लेक्चर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सही से अगर जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा या क्वेश्चन क्रिएट होता होगा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।